अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि मलेरिया क्या है, जीनस है, स्पीशी है और इसकी फीवर की साइन एंड सिम्टम क्या होती है। हमने लेब्स इन्वेस्टिगेशन कौन से करने हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मलेरिया की जानिब आते हैं तो मलेरिया एक जीनस का नाम है जिसमें तकरीबन 5 स्पीशी आते हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, फल्सीपेरम मलेरियाई एंड नोवेल्सी जो कि न्यूएस्ट आइडेंटिफाइड स्पीशी है। सही है। अभी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल को टर्शन मलेरिया भी कहते हैं। अच्छा, टर्शन मलेरिया इसको भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल को, और साथ में प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम को भी टर्शन मलेरिया कहते हैं, टर्शन मलेरिया कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया को क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। अभी टर्शन, क्वार्टन ये सब चीज़ें क्या हैं, अभी इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टर्शन मलेरिया उस मलेरिया को कहते हैं मतलब जिसकी एपिसोड हर 48 घंटे बाद रिपीट होते हैं, यानी पेशेंट को फीवर की शिकायत हर 48 घंटे बाद होती है। सही है। और क्वार्टन मलेरिया में ये होता है कि हर 72 घंटे बाद पेशेंट को फीवर की कंप्लेंट आती है। मतलब पेशेंट कहता है कि हर 72 घंटे बाद मुझ पर एक अटैक होता है बुखार का। सही है। अभी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल भी टर्शन है और साथ में फल्सीपेरम भी टर्शन मलेरिया है, तो इसको फर्दर डिवाइड किए हैं बीनाइन और मेलिग्नेंट में। बीनाइन उस कंडीशन को कहते हैं, उस मलेरिया को कहते हैं जो कि सिवियर डिजीज़ काज करता है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल हमारे पास है वो इतने सिवियर साइन एंड सिम्टम काज नहीं करते, मतलब सिवियर डिजीज़ काज नहीं करते, इसलिए इनको बीनाइन कहते हैं। और जो प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम है इसको मेलिग्नेंट मलेरिया बी कहते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिवियर डिजीज़ काज करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट को सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, अक्सर बाईसाइटोपिनिया के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, और सेरेब्रल मलेरिया के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम में, तो इसलिए इसको मेलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। साइन एंड सिम्टम जो कि आम बुखार के साथ ज़्यादातर पेशेंट जनरलाइज सिम्टम्स के साथ आते हैं। फीवर होता है पेशेंट का, और फीवर खासकर हाई ग्रेड होता है। अक्सर इसके साथ राइगर्स एंड चिल्स भी आते हैं, मायल्जिया जिसकी अक्सर वो पेशेंट ज़्यादातर कंप्लेंट करते हैं, अर्थल्जिया, और साथ में कहते हैं कि यार हमें नाजिया भी होता है। ये तो जनरलाइज साइन एंड सिम्टम है। फिर हम आगे जाते हैं कि मलेरिया आपके पास डायग्नोस अगर हो जाए ना, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, कौन सी मेडिसिन देंगे। यानी हमारी सेटअप में अक्सर हर पेशेंट को जेनिम प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जेनिम हम कब और किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं आर्थिमेटर और लुमीपेंट्रिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मलेरिया के बारे में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे उसका जो लाइफ साइकिल है वो इम्पोर्टेंट है ना। लाइफ साइकिल में अगर हम स्टार्ट कर ले बाइट, जब मलेरिया मतलब एक इन्फेक्टेड मस्कीटो आ गया और उसने एक हेल्थी पर्सन मतलब उसको बाइट कर दिया, तो वो क्या करता है, अपने मतलब जो उसका स्टिंग होता है उसमें वो इंजेक्ट करता है स्पोरोजाइट। जब स्पोरोजाइट एंट्री करता है लिवर पर अटैक करता है, तो उसमें दो कंडीशन बन जाते हैं। कुछ जो है ना वो डॉर्मेंट पड़ जाते हैं स्पोरोजाइट, जिसको अक्सर हम हिप्नोजाइट भी बोलते हैं। ज़्यादातर प्लाज्मोडियम और वाइवेक्स और ओवेल वाले ये कंडीशन करते हैं, अक्सर हिप्नोजाइट स्टेज में चले जाते हैं। आपने अक्सर पेशेंट को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमें हर साल मलेरिया होता है, मतलब मलेरिया की कंप्लेंट के साथ हर साल आते हैं, तो उनमें अक्सर ये हिप्नोजाइट स्टेज होता है। मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल ने मतलब हिप्नोजाइट, डॉर्मेंट हिप्नोजाइट बनाए होते हैं उसकी लीवर में, जो कि अक्सर साल बाद अटैक करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ जो है ना वो मीरोजाइट रिलीज़ करते हैं, और मीरोजाइट्स जो है ना वो आरबीसीज पर अटैक करते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सी चीज़ ये है ना, ये जो पेशेंट शिवरिंग और चिल्स के साथ आता है, ये जब वो अटैक करते हैं आरबीसीज पर ना, तो उस टाइम जो है ना पेशेंट को राइगर्स और चिल्स फील होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है, इस ब्लड को, इस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को वो मस्कीटो सक कर लेता है और दोबारा वो साइकिल रिपीट हो जाता है। ये जर्नलाइज उसकी मतलब एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल के बारे में कि किस तरह वो मतलब प्रोग्रेस करता है। अच्छा, फिर हम लेब्स की तरफ आते हैं कि लेब्स में हमारे पास मतलब क्या क्या होगा, लेब्स फाइंडिंग क्या क्या होगी। सीबीसी जब हम नॉर्मल करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट में, ज़्यादातर नहीं लेकिन यूजुअली पेशेंट अक्सर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया
या अक्सर बायोसाइटोपिनिया, उसके साथ ल्यूकोपिनिया भी होता है, यानी प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसे मरीज़ों में जिसमें प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज़ होता है ना, तो उसको अक्सर पेटिकिया जो एक पिंकिश या ग्रीनिश सी स्पॉट्स उसमें बन जाती है ना, उसको पेटिकिया बोलते हैं, जो अक्सर प्लेटलेट्स की मतलब कमी की वजह से होता है। लेकिन यूजुअली आप याद रखें, जब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो, 20,000 या 30,000 से बिलो हो या 15,000 से बिलो हो, तो उसमें ये प्रेजेंटेशन होती है। अमूमन जितनी मतलब 1,50,000 to 4,50,000 तो नॉर्मल उसकी रेंज है ना। अगर 1 लाख हो या 90,000 हो या 70,000 हो तो उसमें पेटिकिया परमिशन नहीं होती, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, अक्सर पेशेंट को एनीमिया की शिकायत भी होती है, मतलब उनको एनीमिया होता है, HB उसका यूजुअली लो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे जाते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारे पास जिम्सा स्टेन है, जिम्सा स्टेन थिक एंड थिन। एक हम जो है ना थिक करते हैं कि स्पीशी के मतलब जीनस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फिर दूसरा जो है ना हम स्पीशी के आइडेंटिफिकेशन के लिए थिन स्मेयर पर करते हैं, ठीक है। सीरोलॉजी सिग्निफिकेंस नहीं है, सीरोलॉजी का कोई खास रोल नहीं है। PCR हमारे साथ रूटीन में अवेलेबल नहीं है, वैसे PCR भी इसके लिए हो सकता है, ठीक है। ये तो जनरलाइज मैंने मतलब लेब्स के बारे में मतलब थोड़ी सी वो कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लेब्स के बारे में कंप्लीट वीडियो करेंगे, क्योंकि इसकी लेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पेशेंट की सिनेरियो के साथ, सही है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब आपके पास अनकम्प्लिकेटेड वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया की मतलब शिकायत हो, एक पेशेंट आ जाए और उसको कोई दूसरी कम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं होती या स्प्लीनोमेगली नहीं होती, वो कम्प्लिकेट केस नहीं मतलब होता ना, तो उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल देंगे? तो उसमें हम यूजुअली क्लोरोक्विन देते हैं। बेस आर्स्टेट का मतलब ये है कि हम एक साथ मतलब एक पेशेंट आपके साथ डायग्नोस होगा वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया का और अनकम्प्लिकेटेड केस है, तो आपने उस टाइम क्या देना है उसको, सही है। तो आपने 10 mg पर kg, मतलब एक पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है तो आपने 10 मिलीग्राम दे दी, तो टोटल हो गई 600 मिलीग्राम, तो आपने उसको स्ट्रेट 600 मिलीग्राम देनी है, ठीक है। लेकिन ये बात नोट करें कि 620 मिलीग्राम से आपने एक्सीड नहीं करना, हुआ उस पेशेंट का वेट 70 किलोग्राम हो या 80 किलोग्राम हो, ठीक है। 620 से आपने 600 से आगे नहीं जाना, सही है। अभी मेंटेनेंस डोज किस तरह देंगे? मेंटेनेंस डोज में हम देते हैं क्लोरोक्विन ही देते हैं और 5 mg पर kg देते हैं। 5 mg पर kg इस तरह देते हैं कि उसी पेशेंट को आप ले लें जिसका हमने 10 mg, तो उसका 300 आ गया, तो उसको हम 300 मिलीग्राम वाली मतलब डोज देंगे। अब उस डोज को कैलकुलेट करेंगे, जितनी टेबलेट हमारे जिस पाम में अवेलेबल होगी, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी गोलियाँ 300 मिलीग्राम तक हो जाती है। तो वो हम देते हैं पहले 6 घंटे बाद देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी 24 घंटे बाद, फिर 48 घंटे बाद में 300 मिलीग्राम। अभी आपके पास एक टेबलेट में भी 300 मिलीग्राम तो आ नहीं सकते, अपने 2 टेबलेट या उसी तरीके से देने होंगे। अपने टेबलेट से वो 300 मिलीग्राम निकालना होगा, यार कितने टेबलेट हमारे पास 300 मिलीग्राम के या मतलब वो पूरे करते हैं, सही है, उसी तरीके से। अच्छा, फिर वो उसकी डोज फ्रिक्वेंसी भी मैंने दी है कि हर 6 घंटे बाद, 24 घंटे बाद और 48 घंटे बाद आपने इसी तरीके से देना होगा। अब अगर रेजिस्टेंट केस हो तो उसमें हम आर्टिमिसिनिन कम्बिनेशन, उसकी कम्बिनेशन फिर हम देते हैं उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने पहले बात की हिप्नोटाइड स्टेज के बारे में कि एक पेशेंट जो आता है कि हम मुझे हर साल जो है ना वो मलेरिया की शिकायत उसको होती है, उस पेशेंट के साथ अब हम क्या करेंगे? तो हिप्नोटाइड रिमूवल 2 जो है ना हिप्नोटाइड क्रिएट करते हैं, एक वाइवेक्स और एक ओवेल। तो उन दोनों की रिमूवल के लिए हम तो जनरली प्रेमाक्विन ही यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन डोजेज थोड़ी डिफरेंस है। अगर आपके पास वाइवेक्स हिप्नोटाइड स्टेज हो तो उसमें 500 माइक्रोग्राम पर kg हम देते हैं, लेकिन उसकी डोजेज 30 mg डेली से एक्सीड नहीं करते। ये हमारे पास मैक्सिमम उसकी वो होती है ना कि ये जो मैंने बोली ये लिमिट है, अपर लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर पेशेंट का आता भी हो तो आपने नहीं देना, आपने 300 से या 300 से ऊपर 30 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और ये हमने 14 दिन तक देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो वेल स्टेज आ गए तो वेल में भी प्रेमाक्विन देते हैं, लेकिन उसमें 250 माइक्रोग्राम पर kg देते हैं, ठीक है। उसमें आपने 15 मिलीग्राम डेली से एक्सीड नहीं करना और फिर उसी तरीके से 14 दिन तक वो डोज जो है ना आपने वो देनी है, सही है। तो इससे ये क्या होगा कि आपके पास जो रिलैप्स के पेशेंट आते हैं, जो अक्सर हमारे पास क्लिनिकल सेटअप में प्रेजेंट होते हैं, हर कोई उसको जेनेम और ये चीज़ें प्रेस्क्राइब करता है और ये नहीं देखता कि यार इसका स्टेज कौन सा है, हिप्नोटाइड स्टेज है या इसको रिसेंट इन्फेक्शन हुई है, क्या मामला है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास अनकम्प्लिकेटेड पल्सिपेरियम हो तो उसमें हम आर्थिमेटर और लूमेपेंट्रिन की कम्बिनेशन देते हैं।
जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वो कम्बिनेशन अवेलेबल हैं। जेनेम ज़्यादातर प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि अक्सर सिरप पाम में भी 15 बटन हुए, और ये टैबलेट पाम में भी आता है 40, 240, 80, 480। तो उसी तरीके से देते हैं 1+1, मतलब बीडी में देते हैं, सुबह और शाम देते हैं 3 दिन के लिए। लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि कम से कम आपने 5 दिन तक देनी है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी 3 दिन का कहती है, लेकिन हमने डोज 5 दिन तक ले जाना होता है। फिर अगर पेशेंट सिवियर हो ना, आपके पास कम्प्लिकेट हो जाए पल्सीपेरम, तो फिर हम उसमें आर्टिसोनेट इंजेक्शन देते हैं। जो इंजेक्शन जेनेम है और जो टैबलेट जेनेम है, उसमें फ़र्क यही है ना कि जेनेम टैबलेट में आपके पास लूमीपेंट्रिन और आर्टिमेटर लूमीपेंट्रिन है, और जो आपके पास इंजेक्शन जेनेम है उसमें आर्टिसोनेट आता है, ठीक है। तो डोजेज हम तो नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। अगर अडल्ट हो तो अडल्ट को आप 120 mg स्टेट भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद 0, 1, 2, 4, 5 डेज़ तक हम इसी तरीके से मतलब देते हैं ना, अगले 5 दिन तक, सही है। और बच्चों में फिर हम डोज 2 माइक्रोग्राम या उसकी अपनी वो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं, उसी तरीके से इंजेक्शन देते हैं, सही है। उसके बाद आगे हमारे पास अनकम्प्लिकेटेड पल्सीपेरम भी हो गया कि उसमें हम कौन सी देते हैं, और फिर जब कम्प्लिकेट हो जाए तो फिर क्या देते हैं। इसके बाद हम प्रोपाइलेक्सिस की तरफ आते हैं कि प्रोपाइलेक्सिस आपने किस तरह वो करनी है, ठीक है। प्रोपाइलेक्सिस में हम क्या करते हैं, प्रोपाइलेक्सिस में हम देते हैं अब अगर आपके पास एक पेशेंट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट ना हो, तो उसमें हम प्रोवेनिल 200 mg पर 24 आवर देते हैं, 200 mg, सही है। और साथ में क्लोरोक्विन 300 mg देते हैं वीकली, उस कम्बिनेशन में जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंट केसेस हो तो फिर हम देते हैं मिप्लोक्विन 250 mg पर वीक देते हैं, और 18 डेज़ बिफोर, यानी 18 दिन जो ट्रिप पर हो जा रहा है उससे पहले, और जब ट्रिप से रिटर्न हो जाए तो 4 वीक्स बाद तक फिर वो इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी और जितनी भी वो बातें थी सारी मैंने ली हैं एक्सपोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन और CMDT उसकी कम्बिनेशन से। इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे।